एपिसोड 255। लंच के बाद मैं बानो को छोड़कर होटल से निकला। सूट के बजाय मैंने ट्राउजर, शर्ट और ऊपर हल्की जैकेट के साथ सनग्लासेस लगा रखे थे। एक जगह सड़क के किनारे ठेले पर पी कैप्स बिक रही थी। मैंने जैकेट से मैच करती पी कैप खरीद ली। अब मेरा हुलिया खासा बदल गया था। अगर अस्पताल में मुझे कोई देखता तो आसानी से पहचान नहीं सकता था। एक टैक्सी ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। मैं गेट से अंदर आया, लेकिन इमरजेंसी में सामने से जाने के बजाय अगबी हिस्से में आया। यहाँ सर्विस डोर था, लेकिन वो अंदर से बंद था। मैं इंतजार करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद एक अधेड़ उम्र शख्स अंदर से निकला। उसने बड़ा सा डस्टबिन उठा रखा था। ये उसने दरवाजे के साथ रखे लोहे के कचरेदान में खाली किया, और इससे पहले कि वो वापस जाता मैं उसके पास पहुंच गया। ए चाचा, एक मिनट रुकना। वो रुक गया और खिलाफे तवक्को मुस्कुरा दिया। अंदर किसी से मिलना चाहते हो? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए। मैंने 100 का एक नोट उसके हाथ में दबाया। सामने वाले जाने नहीं दे रहे। जाना कहाँ है? 13 नंबर में। मैंने तुक्का मारा। अच्छा, जिसमें सुंदर सी नारी है। मैंने आंख मारी। तुम तो समझदार हो चाचा, ज्यादा देरी मत लगाना। अगर पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना। तुम्हारा नाम कैसे ले सकता हूं, जबकि मैं तो तुम्हारा नाम जानता ही नहीं। मैंने अंदर कदम रखते हुए कहा। मेरे जहन में इमरजेंसी वाले हिस्से का नक्शा था, इसलिए मुझे रास्ता तलाश करने में दुश्वारी पेश न आई। मैं रूम वाले हिस्से में आया। राज यहीं कहीं हो सकता था। मैं बारी बारी दरवाजे खोलकर देखने लगा। अगर कोई मरीज या दूसरा फर्द नजर आता तो सॉरी कहकर दरवाजा बंद कर देता। 5वें कमरे में राज दिखाई दिया। वो आंखें बंद के लेटा था। मैं खामोशी से अंदर आ गया। उसके अलावा और कोई ना था। उसकी एक टांग और एक हाथ पर प्लास्टर लिपटा था और गर्दन में कॉलर था। सर और मुंह पर भी चोटों के मौदूम हो जाने वाले निशानात थे। उसे यकीनन अच्छी खासी चोटें आई थीं। सर के बाल सलीके से बने थे। सेहत बेहतर हो रही थी। मजमूई तौर पर वो बेहतर लग रहा था। बानों पर हमला करने का सिला यकीनन उसे मिल गया था, लेकिन अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ था। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया। आहट सुनकर वो चौंका और फिर उसने आंख खोल ली। मुझ पर नजर पड़ते उसका हाथ सिरहाने लगे बटन की तरफ गया, मगर मेरे हाथ में मौजूद पिस्तौल पर नजर पड़ते वो रुक गया। उसकी आंखों में हैरत थी। शहबाज, तुम यकीनन मुझे यहां देखकर हैरान हुए होगे, मैंने आहिस्ता से कहा और कुर्सी खींचकर बिस्तर के पास बैठ गया। एहतियातन उसके बेड को जरा नीचे सरकाकर बटन उसकी पहुंच से दूर कर दिया। तुम्हारा ख्याल था कि मैं पाकिस्तान जा चुका हूं? उसने सर हिलाया। बस मुझे इतना मालूम है कि चंद दिन पहले तक तुम यहां थे। ये बात तुम्हें रामन ने बताई होगी। इसका मतलब है कि वो बच गया है। उसके बाजू में गोली लगी थी। मुझे ज्यादा ताज्जुब तुम्हारे बच जाने पर है। ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे ख्याल में तो बड़े कुंवर समेत सभी तुम्हारे खून के प्यासे हैं। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। अगर मैं जिंदा हूं तो ये उनकी मेहरबानी नहीं, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? जागीर और बिजनेस से मुतालिक बाज अहम दस्तावेजात मेरे पास हैं। जब तक वो उन्हें हासिल नहीं कर लेता मुझे मार नहीं सकता। वो कौन? बड़ा कुंवर। और कौन? इसका मतलब है पैलेस में उसने इक़्तिदार फिर से हासिल कर लिया है। बिल्कुल, और इसी कारण मैं बच गया। मुंशी फरार हो गया था, और जब रामन मुझे वहां ले गया तो हालात बड़े कुंवर के काबू में आ चुके थे। यानी मेरा और मानो का अंदाजा दुरुस्त निकला। रामन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। वो कल मिलने आया था और मुझे धमकी देकर गया है। अगर मैंने कागजात बड़े कुंवर के हवाले ना किए तो बात मेरे बीवी बच्चों तक जा सकती है। रामन पटरी बदलने का माहिर है, लेकिन सवाल यह कि बड़े कुंवर ने उस पर एतमाद कैसे कर लिया? मैं नहीं जानता। वैसे भी मैं बेहोश था। मुझे यहाँ अस्पताल में होश आया था। तब तुम्हारा इरादा क्या है? अगर रामन तुम्हारे बीवी बच्चों को उठा लाए तो तुम बिल्कुल मजबूर हो जाओगे, और यह भी मुमकिन है कि कागजात देकर भी तुम लोगों की जान ना बचे। राज के तासुरात बता रहे थे कि उसे भी यही खदशा था। वो मायूसी से बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ मजबूर और बेबस हूँ। जैसे जरा ठीक होऊंगा ये मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मैं भी यही चाहता था, लेकिन मेरा मंसूबा क्या था यह सिर्फ मेरे जहन में था, और इसी वजह से मैं यहाँ रुका हुआ था। अगर मैं कामयाब रहता तो बड़े आराम से पाकिस्तान पहुंच सकता था, जैसे वहां से लाया गया था। मैंने जरा आगे झुककर कहा, राज, मुंशी का पत्ता साफ हो गया है और अब रामन रह गया है। अगर वो भी ना रहे तो तुम दोनों भाइयों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने वाला कौन रह जाएगा? कोई भी नहीं। असल साजिशी मुंशी था, मगर बड़ा कुंवर मुझसे पूरी तरह बदजन हो गया है। वो मुझे माफ नहीं करेगा। अगर रामन नहीं रहेगा तो उसका रवैया भी चेंज होगा। हर एक तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकता जो रामन कर सकता है। अभी वो किसी वजह से मजबूर है, लेकिन मौका पाते तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि मौका पाते तुम भी उसके साथ यही करोगे। तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हारा मकसद क्या है? अगर तुम मेरी हत्या करने आए हो तो इतनी बात करने की जरूरत क्या है? मैं तुम्हें कत्ल करने नहीं आया। मेरी एक पेशकश है। कैसी पेशकश? मैं रामन का पत्ता साफ कर देता हूं और तुम मुझे वापस पाकिस्तान छोड़कर आओगे। वो कैसे? अपने हेलीकॉप्टर की मदद से। तुमने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि भारत सरकार की तरफ से उस हेलीकॉप्टर को सरहद पार करने और वापस आने की क्लियरेंस दी जाती है, वरना इतनी हसास सरहद पर यूं दिन की रोशनी में आना जाना मुमकिन नहीं है। तुमने ठीक कहा है, मैंने खुसूसी इजाजत ली हुई है। तुम अब भी पूरी बात नहीं बता रहे हो। यह इजाजत तुम्हें भगवान वास्ते नहीं मिली है। इसके बदले तुम सरकार का कोई ना कोई काम करते होगे, सामान और बंदे लाते ले जाते होगे। उसके तासुरात ने फिर तस्दीक की कि कुछ ऐसा ही था। वो आहिस्ता से बोला, शहबाज, क्या तुम मुझ पर एतमाद कर रहे हो?
नहीं, इसके बरक्स तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा। तुम्हारा इशारा इस तरफ है ना कि मैं रामन का काम तमाम कर दूं, उसके बाद तुम मुझसे ताउन से मुकर जाऊं तो मैं क्या कर लूंगा? हाँ, मेरा यही मतलब है। राज, अगर तुम बड़े कुंवर के चुंगल से निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें मौका दूंगा, तुम वापस आकर निकल जाओ। तुम बड़े कुंवर को धोखे में रख सकते हो कि तुम सेहतियाब होते ही दस्तावेजात उसके हवाले कर दोगे। वो सोच में पड़ गया। तुम मुझे उसके चुंगल से कैसे निकालोगे? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले रामन से निपट लो। वैसे तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम बदकिस्मती कह सकते हो। जब तक मेरे पास जूते नहीं थे मैं एक बार भी नहीं गिरा, और जब बानों से जूते हासिल किए तो कुछ ही देर बाद पांव फिसला और मैं लुढ़क कर नीचे सड़क तक आ गिरा। इसी वजह से बच गया, वरना किसी वीरान जगह होता तो वहीं पड़े पड़े मर जाता। इत्तेफाक से उसी समय रामन वहां से गुजरा, उसने मुझे देख लिया। रामन यकीनन हमारी नाकाम तलाश के बाद वापस आ रहा होगा जब उसने राज को सड़क के किनारे पड़े पाया। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? तुम्हें कब तक डिस्चार्ज किया जाएगा? मजीद 2 दिन लग सकते हैं। मेरी गर्दन में चोट आई है और रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई है। उसकी तरफ से इत्मीनान के बाद ही डॉक्टर मुझे जाने देंगे। यहाँ तुम्हारी निगरानी के लिए कोई नहीं है? संतोष है, वो रामन का खास आदमी है, लेकिन वो रूम में नहीं आ सकता, वेटिंग रूम में रहता है। अच्छा हुआ जो मैं सामने की तरफ से नहीं आया, वरना संतोष से सामना हो जाता। वो मुझे पहचानता है क्या? मैं नहीं जानता, पर रामन का आदमी है, उसने यकीनन तुम्हारे बारे में बताया होगा, खासतौर से जब तुमने उस पर हमला किया है। तुम्हारे पास राब्ते के लिए कुछ है? नहीं, इस मामले में उन्होंने मुझे बिल्कुल बेदस्तोपा कर दिया है। हत्तो एक इंतजामिया को भी मना कर दिया है कि मुझे किसी से राब्ते का मौका ना दिया जाए। मुझे हैरत हुई, इंतजामिया मान गई क्या? इनको पैसे से मतलब है, जो पैसा देता है उसकी हर बात मानी जाती है। वो तलखी से बोला। मैं उठ खड़ा हुआ। राज, ये हमारा आखिरी मामला है। उम्मीद है तुम किसी चालाकी से गुरेज करोगे जिसका नुकसान मुझे और तुम्हें भी हो। तुमने देख लिया कि मैंने कभी खुद से धोखा देने की कोशिश नहीं की। अब भी मैंने एक नियति से पेशकश कर रहा हूं। राज कुछ बोला नहीं, वो सोच में पड़ गया। मैं बाहर आया, आते वक्त भी मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं अकबी दरवाजे से बाहर निकला और बाहर आते ही सर धात मेरी गर्दन से लग गई। रामन की सरगोशी सुनाई दी। बस हिलना मत शहबाज, मुझे मालूम था कि तुम राजकुंवर के चक्कर में यहां तक आओगे। जिस वक्त रामन ने पिस्तौल मेरी गर्दन से लगाया, मैं दरवाजा बंद करा था। मैं और दरवाजा दोनों हरकत में थे। यह धाती स्विंग डोर था जो अंदर बाहर यकसा खुलता था और बंद होने के बाद खुद ब खुद लॉक हो जाता था। अंदर से सिर्फ हैंडल घुमाने से खुलता था, मगर बाहर से खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती थी। मैं उसे बाहर की तरफ खोलते हुए निकल रहा था जब रामन ने पिस्तौल की नाल मेरी गर्दन से लगाई। मैंने कुंवर पैलेस में कैद के दिन बहुत सब्र से इस उम्मीद पर गुजारे कि कुदरत मुझे मौका देगी और मैं आज़ादी हासिल कर सकूंगा। मेरी उम्मीद पूरी हुई और मैं कुंवरों के जंगल से निकलने में कामयाब रहा। एक बार आज़ाद होने के बाद मेरे जहन के गोशों में ये बात थी कि शायद ये आखिरी मौका है। मैं दोबारा किसी सूरत इन लोगों की कैद में नहीं जाना चाहता था। मैंने सोच लिया कि अगर कोई ऐसा मौका आया तो मैं आखिरी हद तक लड़ूंगा। शायद यही वजह थी कि अभी रामन के मुंह में जुमला ही था कि मैंने शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले लिया। बाहर आते आते मैं स्प्रिंग की तेजी से वापस गया और साथ ही दरवाजा पूरी कुव्वत से खोला। रामन दरवाजे के पीछे था। हल्की सी ठक की आवाज आई और दरवाजा पूरी कुव्वत से रामन को लगा। गोली मेरे चेहरे के पास से गुजरी थी और उसकी तपिश और रफ्तार मैंने अपने चेहरे पर महसूस की। आड़ में आते ही मैंने वापस आने वाले दरवाजे को फिर धकेला और इस बार अपने जिस्म की पूरी कुव्वत को इस्तेमाल किया। रामन दीवार से टकराया और किसी मरते भैंसे की तरह टकराया। दूसरी बार दरवाजा उसे लगा तो वो चिल्ला उठा। अब वो दरवाजे और दीवार के दरमियान फंसा हुआ था, मगर वो मुसल्ला था और दरवाजे की दूसरी तरफ से फायर भी कर सकता था। किसी कदर मोटे एल्यूमिनियम से बना ये दरवाजा यकीनन गोली रोक नहीं सकता था, इसलिए मैं रामन को दरवाजे और दीवार के दरमियान दबाए रखने की कोशिश करा था। साथ ही अपना पिस्तौल भी निकालना चाहता था। रामन ने अचानक अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और दरवाजे को इतनी कुव्वत से धकेला कि मैं लड़खड़ाकर पीछे आया और संभलने की कोशिश में गिरा, मगर इस दौरान मैं पिस्तौल निकाल चुका था। दरवाजे की रुकावट हटती रामन ने अपना पिस्तौल मेरी तरफ किया। ये छोटा पिस्तौल था जिसकी नाल पर बड़ा साइलेंसर अजीब लग रहा था और शायद इसी वजह से रामन दरवाजे के पीछे से उसे इस्तेमाल नहीं कर सका था। उसकी लंबाई करीबन 1 फुट हो गई थी। दूसरी सूरत में पिस्तौल सिर्फ 4 इंच लंबा था और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। मेरे पिस्तौल का रुख उसकी तरफ था और मेरी नज़र रामन के पिस्तौल पर जमी थी। अगर वो फायर करने के लिए ट्रिगर दबाता तो मैं भी पूरी तरह तैयार था। हमारे दरमियान मुश्किल से 7-8 फुट का फासला था। किसी का निशाना मुश्किल से खता होता। ये बात रामन ने भी महसूस कर ली और फौरी गोली चलाने से गुरेज किया। उसने सर्द लहजे में कहा, शहबाज पिस्तौल फेंक दो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। यही पेशकश मेरी भी है। मैंने जवाब दिया, तुम बच नहीं सकते, मेरे और भी आदमी हैं यहाँ पर। जरूर, उनको भी बुला लो, लेकिन तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। उसके चेहरे पर फिक्र के आसार दिखाई दिए। तुम चाहते क्या हो? एक मौका, हम दोनों के लिए बराबर का। क्या मतलब? अगर तुम पिस्तौल इस्तेमाल करना चाहते हो तो मेरा जवाब भी गोली होगी। इस तबादला ख्याल में ना जाने कौन बचे और कौन मारा जाए। हो सकता है दोनों ही मारे जाएं। मैं चाहता हूं कि जिंदगी और मौत का फैसला क्यों न हम अपने जोरे बाजू पर कर लें। रामन की आंखों में चमक आ गई। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? एक बार तुमने कहा था कि तुमसे वास्ता पड़ा तो तुम बता दोगे कि तुम नाइक नहीं हो। अगर तुम्हारा चैलेंज बरकरार है तो।
हम दोनों ही एक बंद गली में फंस गए थे और उससे निकलने का यह ख्याल इल्हाम की तरह मेरे जहन में नाजिल हुआ था। बिलाखिर रामन ने सर हिलाया। ठीक है, तुम पिस्तौल फेंक दो। पहले तुम। उसके तेवर खतरनाक हुए। ऐसा लगा कि वो गोली चला देगा, मगर फिर उसने अपना पिस्तौल एक तरफ फेंक दिया। मैं खड़ा हो गया और अपना पिस्तौल मुखालिफ सिमत में तकरीबन उतने ही फासले पर फेंक दिया जितना रामन ने फेंका था। उसने जीन्स के साथ खाकी शर्ट पहन रखी थी और उसके बाजू पर जख्म था। अगरचे इस बात को कई दिन गुजर गए थे, मगर मुझे उम्मीद थी कि उसका जख्म अभी भरा नहीं होगा। ये कमजोर पहलू था उसका। उसने पैरों में सख्त लेदर शूज पहन रखे थे, जबकि मेरे पैरों में जॉगर्स थे। मूवमेंट के लिहाज से मैं बेहतर पोजीशन में था, लेकिन उसके जूते ज्यादा सख्त हथियार साबित हो सकते थे। मैंने पीकैप भी उतारकर एक तरफ उछाल दी। रामन, तुमने इतनी तेजी से कलाबाजियां खाई हैं कि क्या कोई लंगूर खाता होगा? तुम्हारा इशारा वफादारियां बदलने की तरफ है, तो ये सारा मफाद का खेल है। वो नीम दायरे में घूमने लगा। मैं फासला बरकरार रखे हुआ था, मुझे भी उसके साथ घूमना पड़ रहा था। पहले इसमें पासा कैसे पलटा? ये मुंशी की हिमाकत थी। मैंने कहा भी था कि सांप काबू में है, उसका फन को चल दो। वो साफगोई से बोला। गालिबन उसे कोई खतरा नहीं था कि उसकी गुफ्तगू बड़े कुंवर तक पहुंच सकेगी। उसका इशारा यकीनन बड़े कुंवर ही की तरफ था, मगर मुंशी लंबे चक्कर में था। जागीर पर कब्जे के चक्कर में? उसने हैरत से कहा। तुम जानते हो? मैं इससे भी ज्यादा जानता हूं। तुम्हें राज ने बताया होगा, उसने कहा और अचानक तेजी से आगे आया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मुझ पर घूंसेबाजी की मशक करना चाहता हूं, लेकिन यह धोखा था। उसने मेरे घुटने पर ठोकर मारी। अगर यह जरब सही जगह लग जाती तो मेरा घुटना भी टूट सकता था, मगर मैंने बर वक्त पांव मोड़ते हुए ये वार पिंडी पर रोका। वार सख्त था, दर्द की लहर उठी, लेकिन मैंने बर्दाश्त करते हुए जवाबी ठोकर मारी। वो आराम से मेरी जद से निकल गया। वो यकीनन मार्शल आर्ट का माहिर था। राज ने भी बताया है, और मेरी मालूमात के कुछ और जराए भी हैं। मैंने पीछे होते हुए कहा। बड़े कुंवर ने इक़्तिदार दोबारा हासिल करने के बाद तुम्हें क्यों बख्श दिया? बगावत में तुम बराबर के शरीक थे। उसने भेड़िए की तरह दांत निकाले। मैं सिर्फ इन लोगों का नमखार नहीं हूं, मेरी एक हैसियत और भी है। रा के एजेंट की? इस बार उसने सचमुच दांत पीसे। राजकुंवर? मैं हंसा। वो बेचारा मजबूर था, जैसे अब मजबूर है। बस कुछ ही दिन की बात है, फिर मैं इस शख्स की अपने हाथों से हत्या करूंगा। यह शायद इतना आसान ना हो, मैंने कहा और उसकी तरफ बढ़ा। वो वार रोकने के लिए होशियार हो गया। मैंने अचानक घूमकर लात चलाई। वो मार खा गया। लात ऊपर से नीचे आई थी। रावण के पास पीछे हटने का वक्त नहीं था। उसने बमुश्किल हाथ ऊपर करते हुए वार रोका और लड़खड़ाकर पीछे गया। एक लम्हे को उसकी आंखों में हैरत दिखाई दी। उसके लड़खड़ाने के दौरान मैंने सीने पर एड़ी मारनी चाहिए, लेकिन उसने हाथ से रोककर ये वार नाकाम बना दिया, मगर मेरा पांव पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। अब तक वो मोहतात था, लेकिन इस बार उसने एहतियात बाला ताक रखकर मुझ पर कई हमले किए। मेरे एक घूंसे ने उसका जबड़ा हिला दिया। मेरी कोशिश थी कि वो इश्तियाल में आए और अंधाधुंध कार्रवाई करे, लेकिन घूंसा खाकर वो पीछे हट गया और उसने दोबारा फासला कर लिया। इस दौरान में उसकी एक कोहनी मेरी पसलियों में और एक शाने पर लगी थी। दोनों वार मोहलिक थे, लेकिन मैंने नाकाम बनाए। इसके बावजूद अच्छी खासी चोट लगी। रामन ने पीछे होकर थूका तो उसके मुंह से खून निकला। यकलख्त उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और चेहरे से वहशियाना तासुरात झलकने लगे। बड़े कुंवर ने मेरे बारे में क्या हुक्म दिया है? तुम्हें तलाश करने का। तुमने उसे बताया नहीं कि मैं यहाँ हूं? उसने सर हिलाया। बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम बदस्तूर यहाँ हो। मैंने ख्याल जाहिर किया कि तुम यहाँ से जा चुके हो। उसने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया? उसके सवाल के जवाब में उसने हमला किया। उसका अंदाज गजबनाक था, इसलिए मैंने आसानी से उसका हमला नाकाम बना दिया और उसके माथे पर एक अदद नील का इजाफा हो गया। वो पीछे हटकर दांत पीसने लगा, फिर बोला, बड़ा कुंवर जाए नर्क में, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं? वैसे तुम नाइक की नकल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं हंसा। इस ताने ने उसे आतिश ज़ेरे पा कर दिया। इस बार उसने सचमुच बहुत खतरनाक हमले किए। मैंने बमुश्किल खुद को बचाया और चोटें खाई। इस बार मेरा होंठ फट गया और बाजू पर लगने वाली जरब में तड़पा दिया। पैरों और सीने पर भी कई जरबें लगी, मगर उसका नाक मुंह भी बराबर हो गया। वो यूं पीछे हटा जैसे मुझ पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन ये उसकी तैयारी थी। वो अचानक अपने पिस्तौल की तरफ झपटा। इत्तेफाक से मैं भी अपने पिस्तौल से ज्यादा दूर नहीं था। हम दोनों तकरीबन एक साथ अपने हथियार उठा सकते थे, लेकिन उसके बाद कौन कामयाब होता ये कहना मुश्किल था। मैंने चांस मोल लिया और पिस्तौल के बजाय रामन की तरफ झपटा। वो पिस्तौल उठा चुका था और मेरी तरफ घूम रहा था कि मैंने बिला तकल्लुफ लात मारी। पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया। उसके हाथ पर सख्त चोट आई। उसने गाली दी। जवाब में दूसरी ठोकर उसकी कमर पर लगी। उसने बचने की कोशिश की। उसका तवाजुन बिगड़ा। अगली जरब उसके घुटने के जोड़ पर अंदर की तरफ लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मेरे पांव मशीनी अंदाज में चलने लगे। चंद ठोकरों तक उसने मज़ाहमत की। उसके बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसके बाजू का जख्म हरा हो गया और रही सही कसर मैं अब पूरी कर रहा था। आखिरी ठोकर उसके मुंह पर पड़ी और वो उलटकर दीवार से टकराकर साकित हो गया। उसका सर खासी आवाज से लगा था और मुझे उम्मीद थी कि वो कई घंटे तक होश में नहीं आएगा। मैं मुतमईन होकर पीछे हटा और उसका गिरा पिस्तौल उठा लिया। यह अच्छा हथियार था, साइलेंसर लगा हुआ। जब रामन ने गोली चलाई तो बहुत मामूली सी आवाज पैदा हुई थी। जिस दौरान ये सब हुआ यहाँ कोई नहीं आया था, इसलिए किसी ने मंजर नहीं देखा, मगर इस बात का खतरा था कि अचानक अंदर से अस्पताल का कोई फर्द आ जाए।
दरवाजा बंद हो गया था और अब उसे अंदर से ही खोला जा सकता था। हिज़्ज़े मुतक़द्दम के तौर पर मैंने वहां मौजूद एक वाइपर उठाकर दरवाजे के हैंडल के नीचे रख दिया। अब उसे अंदर से भी कोई नहीं खोल सकता था जब तक वाइपर हटाया ना जाता। मैंने रामन का पिस्तौल उसकी तरफ किया। मैंने सोच लिया था कि जब इस शख्स पर काबू पाया तो उसे दुनिया से रुखसत कर दूंगा, मगर जब मैंने गोली चलाने का इरादा किया तो मैं अंदर से कमजोर पड़ने लगा। मेरा ज़मीर मुझे एक बेबस और बेहोश शख्स को मारने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने ज़मीर को याद दिलाया कि यह शख्स एक मूजी सांप है। बिलाखिर ज़मीर कमजोर पड़ गया और मेरा इरादा जीतने लगा, मगर जो चंद लम्हे मैंने ज़मीर से बहस में ज़ाया किए वही रामन की जिंदगी की वजह बन गए। अचानक अस्पताल के आगे की तरफ से आने वाले रास्ते से संतोष नमूदार हुआ। उसने पिस्तौल उठा रखा था, उस पर भी साइलेंसर लगा था, इसलिए उसने बिला तकल्लुफ फायर किया, मगर उसे देखते ही मैं हरकत में आ चुका था। मैं शेड की तरफ भागा जहां अस्पताल का अमला सफाई का सामान और दूसरी फालतू चीजें रखता था। संतोष ने 2-3 फायर किए और तमाम गोलियां मेरे आसपास से गुजर गई। मैंने जवाबी फायर किया तो वो बदहवास होकर जल्दी से इमारत की आड़ में हो गया। मैं शेड में घुसा। यह खासा बड़ा शेड। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ कोई रास्ता अकबी सिंध में निकलता होगा, जहां से कचरा लेने वाली गाड़ी यहाँ से कचरा ले जाती होगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अकबी हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा था, लेकिन वो बंद था। उस पर अंदर की तरफ ताला लगा था। यकीनन संतोष को इल्म था कि रामन यहाँ क्या कर रहा है और शायद उसे आगे की तरफ लगाया था कि मैं वहां से फरार की कोशिश करूं तो वो मुझे रोके। लेकिन जब रामन ने आने में देर की तो वो खुद सूरत हाल देखने के लिए चला आया। उसकी बरवक्त आमद से रामन बच गया। अब वो मेरी ताक में था। मैंने पलट कर देखा। संतोष शेड के बाहर कहीं मौजूद था, लेकिन उसने अंदर घुसने की जरूरत ना की। यहाँ नीम तारीकी थी और मैं आसानी से उसे निशाना बना सकता था। गालिबन उसे इल्म नहीं था कि यहाँ एक दरवाजा है, वरना शायद वो अंदर आ जाता, और शायद ना आता, क्योंकि उसकी और मेरी कोई जाती दुश्मनी तो थी नहीं, और कुछ रकम की खातिर वो अपनी जान क्यों दाव पर लगाता। मैंने ताले पर फायर किया। उसके अंजर पंजर ढीले पड़ गए। अगर संतोष ने आवाज सुनी थी तो यहाँ आए बगैर वो हकीकत हाल से वाकिफ नहीं हो सकता था। दूसरे लम्हे में बाहर था। यह अकबी गली थी, जिसे उर्फ आम में गंदी गली कहते हैं। संतोष की आमद के अलावा रामन की जान बचने की एक वजह और भी थी। मैं लाशौरी तौर पर महसूस कर रहा था, मगर उस वक्त समझ में नहीं आया था। जब अस्पताल से निकलने लगा तब समझ में आया कि अगर रामन मारा जाता तो बड़ा कुबर शायद राज को फौरी बुलवा लेता और उस पर ऐसे पहरे लगा देता कि मेरे लिए उस तक रसाई बहुत मुश्किल हो जाती और मेरा प्लान फेल हो सकता था। इसलिए रामन का फिलहाल जिंदा रहना जरूरी था। वो दोहरा खेल खेल रहा था। उसने यकीनन बड़े कुंवर को मेरे बारे में गलत बताया होगा, क्योंकि बड़े कुंवर का पहला हुक्म यह था कि मुझे जिंदा रखकर उसके पास लाया जाए, और रामन पहली फुर्सत में मुझे दुनिया से रुखसत कर देना चाहता था। मैंने घूमकर अस्पताल के सामने आने की कोशिश नहीं की, बल्कि गलियों और छोटी सड़कों से होता हुआ अस्पताल से दूर निकल गया। एक जगह से टैक्सी लिया और होटल वापस पहुंचा। पहले अपने रूम में आया। गर्म पानी से गुसल किया तो चोटों को खासा आराम मिला। कोई चोट ऐसी ना थी जिसका ज़ाहिरी असर नजर आता, बस किसी कदर होंठ का गोशा सूजा हुआ था, और वो भी गौर से देखने पर पता चलता। गुसल से फारिग होकर मैंने रूम सर्विस को कॉफी और किसी नॉर्मल पेन किलर का कहा। दोनों चीजें कुछ देर में पहुंच गईं। इस दौरान मैं सोच रहा था कि अब मुझे पाकिस्तान वालों से राब्ते के लिए कोई महफूज जरिया तलाश करना चाहिए, और इसका सबसे महफूज जरिया इंटरनेट हो सकता था। मैंने मुनासिब समझा कि खुद मार्केट में घूमने के बजाय ये काम होटल वालों से लूं। मैं नीचे मैनेजर के पास आया। उसने गर्मजोशी से पूछा, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुझे एक अच्छा लैपटॉप इंटरनेट के साथ चाहिए। यानी आपको सिर्फ लैपटॉप चाहिए? क्योंकि होटल में हमारे कस्टमर्स के लिए वाईफाई है। नहीं, मुझे अलग से इंटरनेट चाहिए। अगर यूएसबी डिवाइस हो तो सबसे बेहतर है। वैसे तो हमारा वाईफाई भी 100% महफूज है, लेकिन जैसा आप हुक्म करें। आप मॉडल बता दें, मैं अभी मंगवा देता हूँ। मॉडल कैसे बताऊं? मैनेजर ने अपने कंप्यूटर पर लैपटॉप से मुतालिक एक साइट खोली। उसमें वो सारे मॉडल्स थे जो इंडिया में दस्तयाब थे। मैंने सोनी का एक छोटा सा लैपटॉप पसंद किया। उसका साइज मुख्तसर था और वजन भी कम था। उसे बासानी कहीं भी ले जाया जा सकता था, और ये कारकर्दगी में भी किसी दूसरे लैपटॉप से कम ना था। महंगा था, मगर रकम का मसला नहीं था। मैंने इंडियन रुपए में उसकी कीमत देखी और रकम मैनेजर के सामने रख दी। ये मंगवा दें। उसने नफी में सर हिलाया। प्लीज, हमें राणा साहब की तरफ से सख्ती से हुक्म है कि आपसे कोई चार्ज ना किया जाए, और आप जो सहूलत चाहें आपको फराहम की जाए। ये मेरी जाती जरूरत है। लेकिन मैनेजर ना माना तो मजबूरन मुझे रकम वापस उठाना पड़ी। 1 घंटे के अंदर ये दोनों चीजें आपके पास पहुंच जाएंगी। अगर और कोई मदद दरकार हो तो हमारा IT का आदमी मौजूद है। उसका शुक्रिया अदा करके मैं ऊपर आया। बानो शायद मेरी मुंतजिर थी, क्योंकि मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उधर उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और मुझे देखकर बोली, आप आ गए? मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली। तुम्हारा भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो हंसी और दरवाजा बंद करके मेरे रूम में आ गई। मुझसे आप इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा सकते जैसे उषा से छुड़ा ली है। तुम्हारे साथ मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। तुम जानती हो उषा किस चक्कर में थी, और मैं उसे सारी उम्र के लिए गले का तौक नहीं बना सकता हूँ। दूसरे वो इसी मुल्क की रहने वाली है, जबकि तुम मेरी हमवतन और हम मजहब हो। उषा मेरी आर्जी जिम्मेदारी थी, लेकिन तुम मुस्तकिल जिम्मेदारी हो जब तक तुम सेटल ना हो जाओ। मैंने आज होटल के जिम में एक्सरसाइज की है। वहाँ लेडीज के लिए अलग जगह है, पर अभी तुम्हें एहतियात की जरूरत है। मैंने रुक रुक कर की है, और ज्यादा मुश्किल वाली नहीं। असल में मैं आदी हो गई हूँ। जब तक एक्सरसाइज ना कर लूँ बेचैनी रहती है। ये भी ठीक है। वैसे तुम फिट हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुकम्मल फिट हो जाओ। अस्पताल में क्या रहा? राज से मुलाकात हुई?
राज से भी हुई और उसके साबिक गुर्गे रामन से भी। वो भी क्या याद करेगा, जब भी मुझसे मिलता है कुछ टूट फूट हो जाती है उसकी। वो फिक्रमंद हो गई। आपका झगड़ा हुआ उससे? उसने तो मारने की कोशिश की थी। फिर मैंने बानो को तफसीली वाक़या सुना दिया। उसने झुरझुरी ली। आपने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। अब तो आदत हो गई है, पर आपने उसे जिंदा छोड़कर अच्छा नहीं किया। उस जैसे मूजी का सर फौरन कुचल देना चाहिए था। आपने देर की और उसका आदमी आ गया। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन एक तो बेबस आदमी पर हाथ नहीं उठा सका, दूसरा उसके मरने से मेरे आइंदा का प्लान मुतासर होता। इस लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छा ही हुआ। कैसा प्लान? यहाँ से वापसी का। मानो संजीदा हो गई। शहबाज साहब, क्या हमें यहाँ से फौरन वापस नहीं चले जाना चाहिए? हमारे लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। आई नो, लेकिन यहाँ हम महफूज हैं, और अगर तुम समझ रही हो कि वापस जाना आसान है तो तुम गलती पर हो। इंडिया की तरफ से छुपकर सरहद अबूर करना मुश्किल तरीन काम है। इस पूरी सरहद पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ने इस तरह पहरा लगा रखा है कि चिड़िया का बच्चा भी उनसे छुपकर नहीं जा सकता। लेकिन सरहद के दोनों तरफ स्मगलिंग तो होती है। वो बाहमी रजामंदी से होती है, लेकिन मेरा मामला दूसरा है। मैं भारत को मतलूब हूँ, और यकीनन भारत ने स्मगलरों में अपने एजेंट छोड़ रखे होंगे। हुकूमत को स्मगलिंग पर एतराज नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी आड़ में मुल्क के खिलाफ कुछ हो या उनके मतलूबा अफराद सरहद आर पार जाएं, तो वो उससे निमटने के लिए यकीनन तैयार होंगे। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, और अपने बलबूते पर सरहद पार करना बहुत ही मुश्किल है। खासतौर से तुम्हारे होते हुए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आप राणा व्यास से मदद नहीं ले सकते? राणा व्यास का हल्का असर बंगाल है। ये जगह वहां से बहुत दूर है। वो अपना सरकारी असर रसूख भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। पिछली बार वो मेरी वजह से हुकूमत के नजदीक मशकूक बन गया था, जब उसने मुझे और मेरे साथियों को पनाह दी थी। वो इस तरह से मदद कर सकता है, लेकिन सरहद पार करना दूसरा मसला है। इसमें वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर भी आप उससे बात करके तो देखें। इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब मेरी उससे बात हुई और उसे पता चला कि मैं इंडिया की सरजमीन पर हूं, तो उसने मुझे अपने पास बुलाने या वापसी में मदद देने के बारे में कुछ नहीं कहा था। इसका वाज़ेह मतलब है कि वो इस मामले में मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं। इतना तो राणा भी समझता होगा कि आपका सबसे बड़ा मसला इंडिया से वापस जाना है, और उसने कोई पेशकश नहीं की। वो कायल हो गई। मेरा सबसे बड़ा सहारा अल्लाह है, और मुझे भरोसा है कि मैं वापस जा सकता हूँ। मैंने बानो को जवाब दिया।